हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज 5 जनवरी है। स्टार्ट करते हैं प्री क्योर, जिसमें हम प्री रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो GS1 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास आज है मॉडर्न स्लेवरी। तो मॉडर्न स्लेवरी उस सिचुएशन को बोला जाता है जब किसी पर्सन की जो फ्रीडम है, जैसे फ्रीडम टू कंट्रोल अपनी बॉडी या फिर चूज़ टू रिफ्यूज़ सर्टन वर्क या स्टॉप वर्किंग। तो कोई अब काम अगर मैं अपनी इच्छा से नहीं करना चाहता या आई एम फोर्स टू डू दैट, तो उसके बाद या इन कारणों से मेरी एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है कोई पर्सन, तो दैट वुड बी कॉल्ड मॉडर्न स्लेवरी। एंड फ्रीडम इन तरीक़ों से जो छीनी जा सकती है किसी पर्सन की, या तो थ्रेट्स या फिर वायलेंस के थ्रू, या फिर कोअर्जन, आपको फोर्स किया जा रहा है कुछ करने से, या फिर अब्यूज़ ऑफ पावर भी इसी के अंडर कैटेगराइज होती है। कोई अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है, या फिर डिसेप्शन, यानी आपको धोखा देके भी अगर कोई काम आपसे करवा रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ मॉडर्न स्लेवरी। एंड अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग डेफिनेशन है मॉडर्न स्लेवरी की, बट यूजुअली जो एक कॉमन परसेप्शन है कि जो वेरियस कंट्रीज़ ने डेफिनेशंस बनाई हैं उनमें कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूडेड हैं जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, या फिर स्लेवरी एंड स्लेवरी जैसी प्रैक्टिसेस जैसे कि सर्विट्यूड या फोर्स्ड लेबर, बिना आपको पैसे दिए आपसे काम करवाया जा रहा है, या फिर फोर्स्ड या फिर सर्वाइल मैरिजेस। तो इनको भी इसी कैटेगरी में रखा हुआ है। अगर आपकी इच्छा के खिलाफ जाकर आपकी शादी करवाई जा रही है। एंड इवन सेल एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड डेट बॉन्डेज, तो जो बंधुआ मजदूरी है वो सब चीज़ें इसी कैटेगरी में आती हैं। तो ये एक कोई कॉमन डेफिनेशन नहीं है, लेकिन जो वेरियस डेफिनेशंस हैं वहाँ से ये कुछ चीज़ें पिकअप की हैं। तो ये कॉमन ट्रेट्स बनते हैं जो मॉडर्न स्लेवरी की डेफिनेशन के। इसी से रिलेटेड एक ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स आता है जिसको निकालती है वॉक फ्री फाउंडेशन। तो ये बेसिकली एक NGO है, एंड कुछ और NGO के साथ मिलकर इन्होंने एक फ्रीडम फंड भी बनाया है। तो उसको फ्रीडम फंड इज़ बेसिकली वॉक फ्री फाउंडेशन एंड कुछ और ऐसे NGOs ने मिलकर बनाया है ये फ्रीडम फंड। तो जो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स है बेसिकली ये क्या करता है, कंट्री बाय कंट्री की रैंकिंग करता है, जहाँ पर कितने नंबर ऑफ पीपल हैं जो इन्वॉल्व हैं मॉडर्न स्लेवरी में। एंड इवन एनालाइज भी करता है कि जो वेरियस गवर्नमेंट्स हैं वो कैसे इस चीज़ को टैकल कर रही हैं, कैसे रिस्पॉन्ड कर रही हैं इस चीज़ से। एंड मेजरमेंट देता है हमें पूरे साइज़ एंड स्केल ऑफ मॉडर्न स्लेवरी जो है वेरियस कंट्रीज़ में, एंड क्या वल्नरेबिलिटी लेवल है अक्रॉस द कंट्रीज़। एंड ILO जो हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है IOM, एंड वॉक फ्री फाउंडेशन, तो इन तीनों ने मिलकर एक बनाया है ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी में भी। ठीक है जी। तो 2 चीज़ें हैं जिनसे वॉक फ्री फाउंडेशन एसोसिएटेड है। बेसिकली 3 चीज़ें हैं, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स निकालता है, फ्रीडम फंड में भी पार्टनर है, एंड ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी में भी पार्टनर है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है बाली प्रोसेस। तो इसको 2002 में बनाया गया था, एंड ये किस चीज़ पर बेस्ड है, ऑन पीपल जो स्मगल हो रहे हैं या ट्रैफिकिंग हो रही है इन पर्सनस, एंड जो ट्रांसनेशनल क्राइम है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जा रहे हैं जो क्रिमिनल्स हैं, तो ट्रांसनेशनल क्राइम है। एंड मोर ओवर एक कंट्री से दूसरी कंट्री वो क्राइम भी ट्रैवल कर रहा है, तो दैट इज़ बेसिकली ट्रांसनेशनल क्राइम, कि एक कोई पर्टिकुलर कंट्री है नहीं है जो उससे ग्रस्त है। एंड जो बिजनेस सेक्टर एंगेजमेंट है इन दिस रीजनल प्रोग्राम। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो बाली प्रोसेस का पार्ट बनती हैं। एंड इस प्रोसेस को को-चेयर करते हैं 2 गवर्नमेंट्स, इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये दोनों परमानेंट को-चेयर्स हैं बाली प्रोसेस के अंडर। इंडिया भी इस प्रोसेस का मेंबर है अलॉन्ग विद 44 अदर नेशंस। तो बेसिकली 45 कंट्रीज़ हैं जो इसके मेंबर हैं, एंड 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। वो ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं, एक तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑन माइग्रेशन, फिर हमारा जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, एंड UNODC जो ड्रग्स से रिलेटेड कमीशन है UN का, एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसके मेंबर हैं। एंड और जो 45 कंट्रीज़ हैं उनमें से एक इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, US है, एंड रशिया अभी एक ऑब्जर्वर स्टेट है, इट इज़ नॉट अ फुल मेंबर। एंड कैनेडा भी यहीं पर कैटेगराइज्ड है, इट इज़ ऑल्सो एन ऑब्जर्वर। तो ऐसी कुछ जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं या जो हमारे नेबर्स हैं उनके बारे में आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन अगर आप निकाल लेंगे तो दैट वुड हेल्प, क्योंकि जो क्वेश्चन है कई बार ऐसे ट्विस्ट होकर आ जाता है। ठीक है जी। इसके बाद GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास है अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान के ऊपर हमारे मिस्टर ट्रंप ने काफ़ी अच्छे इंडिया को रिव्यूज़ दिए हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि इंडिया, सॉरी दैट वाज अ जोक। ठीक है। तो इंडिया ने कुछ
$3 बिलियन इन्वेस्ट एड दी है, इन्वेस्ट नहीं की, एड दी है टू अफ़गानिस्तान। एंड इंडिया की जो पार्टनरशिप है अफ़गानिस्तान के साथ वो कुछ 5 पिलर्स के ऊपर लाई करती है, ठीक है जी। तो पहला पिलर है उसमें से कैपेसिटी बिल्डिंग। तो ये हम कैसे कर रहे हैं, हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं फॉर अफ़गान्स इन इंडिया, तो यहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। एंड स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं अफ़गान नेशनल्स के लिए अंडर ICCR, तो ICCR आप देख लीजिए दोस्तों क्या चीज़ है। एंड इसके बाद इंडिया 500 इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन स्लॉट्स ऑफ़र करता है अफ़गानिस्तान को एनुअली। एंड ऐसा क्यों, ताकि वो एड्रेस कर सके अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नेंस रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको। तो बेसिकली कैपेसिटी बिल्डिंग में हम ये भी कर रहे हैं ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बाद जो अफ़गानिस्तान में वो एडमिनिस्ट्रेशन साउंड रहे। एंड इसके बाद जो दूसरा पिलर है हमारा दैट इज़ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में हम 1.1 मिलियन मीट्रिक टन ऑफ वीट सप्लाई कर चुके हैं अफ़गानिस्तान को। मोरोवर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, तो वहाँ पर हॉस्पिटल बनाए गए हैं ताकि जो बच्चे हैं उनको एडुकेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलती रहें। इसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हमारा तीसरा पिलर है जिसमें हम एनकरेज कर रहे हैं जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स हैं ताकि अफ़गानिस्तान की जो इकॉनमी है उसको अपने पैरों पर खड़ा किया जा सके। एंड इंडिया ने इवन के इंडिया अफ़गानिस्तान ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट शो भी ऑर्गेनाइज किया इन 2017। इसके बाद 116 हमने न्यू हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलाए हैं जिसमें से एडुकेशन भी जिनमें इंक्लूडेड है, हेल्थ केयर इंक्लूडेड है एंड ऐसी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। इसके बाद जो चौथा पिलर है दैट इज़ कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी के लिए एज़ यू ऑल नो चाबहार पोर्ट डेवलप किया जा रहा है एंड डायरेक्ट एयर फ्रेट कॉरिडोर भी चलाया जा रहा है इंडिया एंड अफ़गानिस्तान के बीच में। इसको इस्टेब्लिश किया था 2017 में रिसेंटली ही। एंड इसके बाद जो हमारा लास्ट पिलर है दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमने 218 किलोमीटर लॉन्ग जारांच टू डेलाराम एक गार्लैंड हाईवे जिसको बोला जाता है रोड बनाई है। एंड मैंने कई बार आपको बोला है वीडियोज़ में कि आप इसका मैप ज़रूर देखें कि अफ़गानिस्तान के जो मैप के ऊपर ये गार्लैंड की तरह लगता है, इस तरह की शेप का कोई जो रोड बनाया है। एंड आपको क्या देखना है कि कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं अफ़गानिस्तान के जो इस रोड के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हमने ट्रांसमिशन लाइन बना कर दी पूले खुमरी टू काबुल एंड इवन के एक सबस्टेशन है चिमतला पर। एंड इंडिया अफ़गानिस्तान फ्रेंडशिप डैम जिसको सलमा डैम बोला जाता है ये भी इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट किया वहाँ पर। तो आपको दोस्तों क्या देखना है कि कौन से रिवर के ऊपर ये डैम बनाया गया है। यू कैन मेंशन दैट इन कमेंट्स ताकि जो मेरे जैसे बच्चे हैं जो नहीं सर्च करना चाहते वो भी देख लें तो उनका भी नुकसान ना हो, ठीक है जी। इसके बाद इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 42 मेगावाट। तो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में भी हमने अफ़गानिस्तान में थोड़ा कंट्रीब्यूट किया है। 75,000 हेक्टेयर्स को इरिगेट करता है ये। एंड इसके बाद पार्लियामेंट बिल्डिंग, न्यू अफ़गान पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई गई थी विद इंडियन सपोर्ट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो या पिलर्स हैं जिनमें इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है इन अफ़गानिस्तान, ठीक है जी। इसके बाद GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास है ई कॉमर्स रूल्स। तो आपने काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स में देखा होगा रिसेंटली ही कि बार बार ई कॉमर्स रूल का जिक्र हो रहा है, तो हम देख लेते हैं कि क्या चेंजेस आई हैं। तो जो ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं जो रन कर रही हैं मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म्स जैसे कि हमारा अमेज़न है या फिर फ्लिपकार्ट है, तो ये अब जो प्रोडक्ट्स हैं जो वो कंपनीज़ बना रही हैं या उनके थ्रू बन रहा है जिनमें इन मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म्स का इक्विटी स्टेक है वो नहीं सेल कर सकते अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है जी। तो ऐसा माना जा रहा था कि ये अनड्यू एडवांटेज दे रहे हैं। जैसे अमेज़न के केस में अमेज़न बेसिक्स है एंड फ्लिपकार्ट के केस में फ्लिपकार्ट एसेंशियल्स है। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट ने बैन लगाया है। एंड इसके बाद जो इन्वेंट्री ऑफ अ वेंडर विल बी डीम्ड टू बी कंट्रोल्ड बाय द ई कॉमर्स कंपनी marketplace entity if more than 25% of purchases of such vendor are from marketplace entity or its group companies। तो बेसिकली क्या है कि इंडिया में ना जो इन्वेंट्री बेस मॉडल है ऑफ ई कॉमर्स उसके ऊपर FDI परमिटेड नहीं है। तो और इसकी गवर्नमेंट ने क्लासिफिकेशन भी दी है कि उन्होंने 25% का कैप रखा है कि अगर आपकी जो इन्वेंट्री है उसमें अगर 25% ऑफ द इन्वेंट्री एक ही वेंडर से आ रही है तो दैट वुड बी कंसिडर्ड इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल। अगर आप 25% का कैप जो है वो पार कर रहे हैं एंड तब आप FDI अट्रैक्ट नहीं कर सकते, FDI अलाउड नहीं है। तो ये 25% का जो कैप है
उसको ये दोनों वायलेट करेंगे, अमेजन बेसिक्स एंड अमेजन एसेंशियल्स, तो इसीलिए इनके ऊपर ये एक बाइंडिंग लगा दी है गवर्नमेंट ने, ठीक है जी। तो 25% के नीचे अगर आप इन्वेंट्री एक जगह से सोर्स कर रहे हैं तो देन यू आर सेफ। अदरवाइज जो अगर 25% से ज़्यादा इन्वेंट्री आपकी एक ही वेंडर से आ रही है तो आप एफडीआई नहीं, आपके ऊपर जो एफडीआई आप नहीं आपको मिल सकती, ठीक है जी। तो इसीलिए ये एक कैप है। एंड इसके बाद ई कॉमर्स एंटिटीज़ को मेंटेन करना है लेवल प्लेइंग फील्ड एंड इंश्योर करना है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो सेल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इन्फ्लुएंस ना करें। तो ये भी अब ई कॉमर्स एंटिटीज़ को इंश्योर करनी है चीज़। एंड इसके बाद कोई भी सेलर अपने जो प्रोडक्ट्स है वो एक्सक्लूसिवली किसी एक मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं बेच सकता। एंड जो सभी वेंडर्स हैं दे शुड प्रोवाइड सर्विसेज जो कि फेयर एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर में लगेंगे। तो ऑब्वियसली जो पहले कोई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म होगा वो अपने जो कंपनी के या अपने जिसमें उनका खुद का इक्विटी स्टेक है उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की ट्राई करेगा या ज़्यादा बेचने की ट्राई करेगा। तो उससे क्या होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं इंश्योर होगा। तो इसी चीज़ को गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है, क्योंकि मार्केट प्लेस का फ़ायदा ही क्या अगर उसमें डिस्क्रिमिनेशन है तो एंड इसके बाद इसका पॉसिबल इम्पैक्ट कहाँ पर देखा जा रहा है कि जो कंज्यूमर्स काफ़ी डीप डिस्काउंट्स इन्जॉय कर रहे थे बाय रिटेलर्स, वो वाले रिटेलर्स जो क्लोज एसोसिएशन में थे किसी भी मार्केट प्लेस के साथ, क्योंकि उनको अनड्यू एडवांटेज मिल रहा था किसी भी तरह से, तो अब वो नहीं एंजॉय कर पाएंगे। एंड इवन के ऐसा देखा जा रहा है कि क्योंकि ये लार्ज रिटेलर्स जो हैं अब इनको एक थोड़ा धक्का पहुंचेगा इस चीज़ से, तो जो स्मॉल रिटेलर्स हैं मे बी उनको थोड़ा बेनिफिट या रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाए। तो ये चीज़ें हैं कुछ। इसके बाद हमारे पास है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। तो ये न्यूज़ में आ रहा था कुछ दिन से। तो दिस इज़ बेसिकली एन इंडिकेटर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर। तो बिजनेस एक्टिविटी कैसी चल रही है बोथ इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इन सर्विसेज सेक्टर, ये दोनों को केटर करता है, ठीक है जी। एंड इट इज़ अ सर्वे बेस्ड मेजर्स दैट आस्क द रिस्पॉन्डेंट्स अबाउट चेंजेस इन देयर परसेप्शन। तो ये बेसिकली करता क्या है ना कि एक सर्वे है बेसिकली कुछ 500 कंपनीज़ का जो परसेप्शन देखता है कि मार्केट में जो उनके एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी परसेप्शन क्या चल रही है, ठीक है, कि उनको क्या लग रहा है कि मार्केट आगे ग्रो करेगी या श्रिंक होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो उस चीज़ को परसीव करता है। एंड ये बेसिकली हर मंथ, जैसे अब प्रेजेंटली जनवरी चल रहा है तो जो फेब मंथ का होगा जो परसीव कर रहे होंगे वेरियस जो एग्जीक्यूटिव्स, तो वो फरवरी के पहले ही आ जाएगा। तो इट वर्क्स बिफोर द मंथ बिफोर, ठीक है जी। तो पहले ही बता देगा कि अगले मंथ में क्या परसेप्शन होगी, कि उनको क्या लगेगा, कैसे होगी मार्केट काम करेगी। एंड दोनों सेक्टर्स के लिए अलग से कैलकुलेट किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग किया जाता है, उसके बाद सर्विसेज के लिए अलग किया जाता है। इनका एक कॉम्पोजिट इंडेक्स बना दिया जाता है बाद में, ठीक है जी। एंड जैसे मैंने बताया कि एग्जीक्यूटिव्स ऑफ रियली बिग फर्म्स, उनसे पूछा जाता है, कुछ 5 इंडिकेटर्स हैं जिनके थ्रू वो बताते हैं या जिनके ऊपर उनके व्यूज़ लिए जाते हैं। जैसे आउटपुट है, नए ऑर्डर्स के बारे में पूछता है, बिजनेस एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। तो ऐसी बातों को लेकर जो एक क्वेश्चनर बनाया जाता है एंड प्राइवेट कंपनीज़ को ही दिया जाता है 500। पब्लिक सेक्टर जो है इसमें लेफ्ट आउट है। तो ये इसका एक फ्लिप पॉइंट भी है क्योंकि जो इंडिया के केस में अगर देखें तो पब्लिक सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मेजर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें पब्लिक सेक्टर का काफ़ी बोलबाला है। सर्विसेज सेक्टर में भी कहीं ना कहीं, या जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी जो इंडस्ट्रीज़ हैं मेजरली वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड हैं। तो इसीलिए ये एक फ्लिप पॉइंट है इसके लिए, परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स के लिए, कि जो पब्लिक सेक्टर को ये अकाउंट में नहीं ले रहा, तो इसीलिए ट्रू पिक्चर नहीं आ पाती। एंड जो एक और इसका फ्लिप पॉइंट वो क्या है कि ये जो SMEs हैं हमारी, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उनको भी अकाउंट में नहीं ले रहा, क्योंकि ये बेसिकली जो बिग फर्म्स हैं उन्हीं को केटर कर रहा है, उन्हीं के व्यूज़ ले रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। एंड इसका जो 50 है वो बेस पॉइंट माना जाता है। 50 से नीचे अगर जो व्यूज़ हैं वो आ रहे हैं तो ऐसा फील होता है कि मार्केट्स जो हैं या वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, या जो सेक्टर है बिजनेस एक्टिविटी है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। एंड अगर 50 से ज़्यादा आ रहे हैं तो जो मार्केट है वो एक्सपैंड करेगी। एंड जैसे कि बताया कि ये स्टार्ट ऑफ द मंथ में ही आ जाता है। एंड ऑल्सो गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ कॉर्पोरेट अर्निंग्स। तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स की इंडिकेशन आ जाती है, क्योंकि अगर एक्सपैंड कर रही है मार्केट तो अकॉर्डिंगली दे वुड बी अर्निंग गुड।
एंड इनसे इवन के जो कम्पीटिंग इकॉनमीज़ हैं दूसरे नेशंस हैं उनकी अट्रैक्टिवनेस का भी पता चल जाता है कि कौन से कंट्री में जो चीज़ें हैं वो अच्छे से चल रही हैं, या बिज़नेस कम्युनिटी की क्या थिंकिंग है, कॉर्पोरेट क्या सोच रहे हैं वो उस कंट्री में, तो अकॉर्डिंगली जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसको भी अट्रैक्ट करने में ये हेल्प करता है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब हम मंडे को, बाय बाय।